हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे जो इन्वायरमेंट का यूनिट फर्स्ट है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे इन्वायरमेंट का जो यूनिट फर्स्ट है उसकी बात करेंगे, जो कि है आपका डिफिनीशन, प्रिंसिपल एंड स्कोप ऑफ इन्वायरमेंटल साइंसेस। ठीक है, यूनिट फर्स्ट। तो आज हम यूनिट फर्स्ट में हम क्या पढ़ेंगे, तो यूनिट फर्स्ट में हम बात करेंगे डिफिनीशन की और प्रिंसिपल्स की और एंड स्कोप ऑफ इन्वायरमेंटल साइंसेस की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिफिनीशन ऑफ इन्वायरमेंटल साइंसेस। तो इन्वायरमेंटल साइंस की जो डिफिनीशन है वो क्या है, तो जो द इन्वायरमेंट वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड। ये एक फ्रेंच वर्ड से लिया गया है इन्वायरमेंट, इनवॉर, विच मीन्स क्या होता है, इन सर्कल, अराउंड और सराउंडेड। तो इन्वायरमेंट का जो मतलब है वो क्या है, इन सर्कल, अराउंड या फिर सराउंड बोले, जो हमारे आसपास चीज़ें प्रेजेंट हैं, हमारे सराउंडिंग जो चीज़ें हैं उसको हम बोलेंगे इन्वायरमेंट। ठीक है, चलिए फिर आगे अब हम बात करते हैं कि और इन्वायरमेंट में क्या चीज़ें आती हैं। तो इन्वायरमेंट में मेनली 4 सेगमेंट्स हैं। मेनली इन्वायरमेंट में क्या है, 4 सेगमेंट्स हैं। वो सेगमेंट्स कौन से हैं, तो जो 4 सेगमेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट है, जो एक मिनट दोस्तों, कुछ और फाइल खुल गया है। जो 4 सेगमेंट ऑफ इन्वायरमेंट है वो क्या है, वो है पहला एटमॉस्फियर। 4 सेगमेंट्स क्या है इन्वायरमेंट के, तो पहला है एटमॉस्फियर। अब दूसरा क्या है, दूसरा है हाइड्रोस्फियर। देखिए, क्योंकि पेपर में ना टाइम बहुत कम है तो हम थोड़ा सा जल्दी पढ़ेंगे। दूसरा है हाइड्रोस्फियर, उसके बाद क्या है, दूसरा है आपका हाइड्रोस्फियर। उसके बाद तीसरा है लिथोस्फियर। तीसरा है लिथोस्फियर और चौथा क्या है, बायोस्फियर। चौथा क्या है, बायोस्फियर। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर क्या होता है कि प्रोटेक्टिव लेयर अबाउट 100 किलोमीटर थिक अराउंड द अर्थ वो होता है एटमॉस्फियर। ठीक है, और हाइड्रोस्फीयर क्या है, हाइड्रोस्फीयर है कि द हाइड्रोस्फीयर कंप्राइजेस all types of water reserves, all types of water reserves or resources, just like oceans, sea, lakes, river, streams, ग्लेशियर्स, ग्राउंड वाटर, ये सारे क्या है, हाइड्रोस्फीयर है। लिथोस्फीयर क्या है, लिथोस्फीयर इज द आउटर मेंटल ऑफ द सॉलिड अर्थ। लिथोस्फीयर क्या है, आउटर मेंटल ऑफ द सॉलिड अर्थ। एंड बायोस्फीयर क्या है, बायोस्फीयर इंडिकेट्स द रियलम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर इंटरेक्शन विथ इन्वायरमेंट। ठीक है, तो सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका इन्वायरमेंट से जो इंट्रैक्शन है उसको हम बोलते हैं बायोस्फीयर। ठीक है, अब नेक्स्ट
नेक्स्ट आता है कि हमने एक आइडियल डिफिनीशन तो पढ़ लिया, बट बेसिक डिफिनीशन क्या है इन्वायरमेंट का, ठीक है। डिफिनीशन ऑफ इन्वायरमेंट, ठीक है। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग डिफिनीशंस दिया। तो अकॉर्डिंग टू बोरिंग, भाई इनका नाम ही बोरिंग है, बोरिंग तो नहीं रहे होंगे, या रहे होंगे तभी इन्होंने डिफिनीशन दिया। तो अकॉर्डिंग टू बोरिंग उन्होंने बताया कि the sum of total of the stimulation which he received from the conception until his death, indicating that environment comprises various type of forces such as physical, intellectual, mental, economical, political, cultural, social, moral and emotional। ये सारा जो कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं, ये जो चीजें इंडिकेट कर रही हैं इन्वायरमेंट में, ये सारा कुछ क्या हो जाएगा, इन्वायरमेंट का डिफिनीशन है। और जो डोंगल ग्लास थे, डोंगलास, इन्होंने कहा, एंड हॉलैंड, डोंगलास एंड हॉलैंड, इन्होंने कहा कि द टर्म इन्वायरमेंट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब इन एग्रीगेट्स all the external forces, influences and conditions which affect the life, nature, behavior and the growth development of the living organism। ये इनके अकॉर्डिंग था, ठीक है। इतना समझ आ गया होगा मेरे ख्याल से आप लोगों को। तो चलिए आगे बात करते हैं, कुछ और चीजें पढ़ते हैं आगे। मैं इसको इरेज कर देती हूँ। इरेज कर, ठीक है। फिर नेक्स्ट है स्कोप ऑफ द इन्वायरमेंट। नेक्स्ट क्या है, स्कोप ऑफ द इन्वायरमेंट। स्कोप ऑफ द इन्वायरमेंट क्या है कि इन्वायरमेंट का क्या स्कोप है। तो इन्वायरमेंट की जो स्टडी होती है वो वेरी वाइड है, मतलब बहुत ज़्यादा वाइड है, और वो डील करता है बहुत सारे एरियाज में। जो इन्वायरमेंट की जो स्टडी है ना वो बहुत ही वाइड है, और बहुत सारे एरियाज में वो डील करता है। जैसे कि कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, अगर हमें नेचुरल रिसोर्सेज का कंजर्वेशन करना है, इसका कंजर्वेशन करना है नेचुरल रिसोर्सेज का, तो आपको इन्वायरमेंट की स्टडी करनी पड़ेगी। अगर हम इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स की बात करें, इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स की, तब भी आपको इन्वायरमेंट की स्टडी करनी पड़ेगी। अगर आपको पॉल्यूशन से रिलेटेड कोई भी बात करनी है तो भी आपको इन्वायरमेंट की स्टडी करनी पड़ेगी, है ना। ठीक है, तो ये सारे मेजर एस्पेक्ट्स हैं जिसके साथ आपको इन्वायरमेंट की स्टडी तो आपको करनी ही करनी पड़ेगी। तो ये सारे क्या है, स्कोप ऑफ इन्वायरमेंट है। अब एक नया टॉपिक है आपके सिलेबस में, वो मतलब एक नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है
अर्थ एंड अर्थ मैन एंड इन्वायरमेंट। अर्थ मैन एंड इन्वायरमेंट। तो अर्थ मैन एंड इन्वायरमेंट क्या है कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो तीनों चीजें जो है वो अफेक्ट होती हैं एक दूसरे को। जैसे कि इसके कुछ मेजर टाइप्स है। जब हम इसमें बात करते हैं तो हमें क्या पढ़ना पड़ता है कि फिजिकल इन्वायरमेंट क्या है। हमें अर्थ में और इन्वायरमेंट पढ़ने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा कि फिजिकल इन्वायरमेंट क्या है। तो भैया फिजिकल इन्वायरमेंट क्या है कि फिजिकल इन्वायरमेंट शो इन होता है कि इंडिविजुअल सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशन wherever we are live। तो वो उसका सोशल इन्वायरमेंट हो गया। अब फिजिकल इन्वायरमेंट क्या है? फिजिकल इन्वायरमेंट कहता है कि हम जहाँ पे भी हैं, मीन्स इट रिफर्स टू द जियोग्राफिकल क्लाइमेट एंड वेदर और फिजिकल कंडीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर इन्वायरमेंट, वो हो जाता है फिजिकल इन्वायरमेंट। दूसरा आता है सोशल इन्वायरमेंट, जिसकी मैंने अभी पहले ही मैंने बात कर ली थी। सोशल इन्वायरमेंट क्या कहता है कि सोशल इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल कंडीशन किसी भी व्यक्ति की या फिर जहाँ पे भी हम रहते हैं उस जगह की जो होती है वो होता है सोशल इन्वायरमेंट। तीसरा आता है वो है तीसरा है वो है साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट। कौन सा इन्वायरमेंट? साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट। ठीक है, ये क्या कहता है, मतलब इसमें क्या क्या बात की जाती है? फिजिकल एंड सोशल इन्वायरमेंट्स आर कॉमन टू द इंडिविजुअल इन अ स्पेसिफिक सिचुएशन। मतलब ऑल्दो physical and social environment are common to the individual in a specific situations, but the psychological environment enables to understand the personality of एन इंडिविजुअल। हम इसमें किसी भी इंडिविजुअल की जो पर्सनैलिटी होती है हम उसकी बात करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आपका यूनिट फर्स्ट का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बायोजियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन ऑफ द इंडिया। बायोजियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिया। आई होप कि आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा ये कि बायोजियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन कैसे है और क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। अभी तक तो हमने जो पढ़ा वो बेसिक था कि हमें उसकी पता होना चाहिए इन केस जो रीजनिंग में रीजन एंड उसके साथ जो आंसर असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन आंसर आते हैं, आप उसमें उस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए वो हमने पढ़ लिया। तो बायोजियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो वी ऑल नो दैट इंडिया इज अ मेगा डाइवर्स कंट्री। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? बायोजियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिया। तो इंडिया इज अ मेगा डाइवर्स कंट्री एंड
only 2.4% of the total land area of the world is known as the biogeographical diversity. कितना परसेंट लैंड? 2.4% लैंड एरिया जो है वही वर्ल्ड में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इंडिया की है, ठीक है। और इसमें 2.4% में इंडिया कितना कंट्रीब्यूट करता है? 8%। 2.4 वर्ल्ड का जो लैंड है उसका 2.4 पूरे दुनिया में जितना लैंड है उस सारे लैंड का 2.4% एरिया जो है वो बायो जियोग्राफिकल एरिया है, मतलब बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है। और उसकी जो उसमें इस 2.4% में सोचिए कितना कम परसेंट है, और इस 2.4% में इंडिया सिर्फ 8% जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से उठेगा कि कितना परसेंट है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है, कि वर्ल्ड का कितना परसेंट जियोग्राफिकल लैंड है, ठीक है। दूसरा है इंडिया कितना कंट्रीब्यूट कर रही है, तो इंडिया 8% कंट्रीब्यूट कर रही है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि आपको पता होगा इंडिया के पास 17 मेगा डाइवर्सिटी कंट्री, इंडिया इज वन ऑफ द 17 मेगा डाइवर्सिटी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। जो वर्ल्ड की 17 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज है, ठीक है, जो मेगा डाइवर्सिटी कंट्री है उसमें इंडिया भी एक है। मतलब जो वर्ल्ड की 17 मेगा डाइवर्सिटी कंट्री है उसमें इंडिया भी एक है, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं। ये समझ आया आपको? ये भी एक क्वेश्चन है जो कि आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अब in term of biogeography, India has been divided into 10 biogeographic zone, ठीक है। 17 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री जो वर्ल्ड की है, बायोडाइवर्सिटी कंट्री वर्ल्ड की, उसमें इंडिया भी एक है, ठीक है। इंडिया कितनी है? एक है, मतलब 17 में एक कौन है? इंडिया भी है। फिर दूसरी चीज आती है कि इंडिया में क्या है, 10 बायोजियोग्राफिक जोन है। क्या है? 10 बायो जियोग्राफिक जोन है इन इंडिया। इंडिया में कितने बायोजियोग्राफिक जोन है? तो इंडिया में 10 बायोजियोग्राफिक जोन है, ठीक है। अब ये हो गया। अब वो 10 जोन कौन से हैं? तो 10 जोन है, एक अंडमान एंड निकोबार, दूसरा है कोस्टल रीजन। कौन सा रीजन? कोस्टल रीजन, ठीक है। तीसरा है नॉर्थ ईस्ट रीजन, ठीक है। चौथा है गैंगेटिक रीजन, ठीक है।
चौथा है गैंगेटिक रीजन, पांचवा है डेक्कन प्लेटू, छठा है वेस्टर्न घाट। छठा क्या है? वेस्टर्न घाट। सातवां क्या है? सेमी एरिड रीजन। आठवां क्या है? इंडियन डिजर्ट जोन। इस जोन में कौन कौन से जोन आते हैं आप लोग कमेंट करिएगा। और नौवां क्या है? हिमालयन रीजन। अब एक और बचा, 10वां क्या है? 10 ही रीजन है ना, 10 ही बायोजियोग्राफिक रीजन है ना इंडिया में। 10वां क्या है? ट्रांस हिमालयन रीजन। ट्रांस हिमालयन रीजन, ठीक है। ये 10 बायोजियोग्राफिकल रीजन है, ठीक है, इंडिया के। तो आई होप कि आपको आज का जो वीडियो है वो पसंद आया होगा और आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो होगा। तो अब चलिए इन 10 के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें कर लेते हैं कि ये कितने परसेंट है। तो जो ट्रांस हिमालयन रीजन है, ये जो हमारा ट्रांस हिमालयन रीजन है, वो कितना परसेंट है? वो लगभग 5.6% है टोटल जियोग्राफिकल एरिया का। और हिमालयन रीजन कितना है? हिमालयन रीजन है 6.4% टोटल जियोग्राफिकल रीजन का। इंडियन डिजर्ट जोन कितना है? 6.6% है। और सेमी एरिड कितना है? 16.6 है, क्योंकि इंडिया में देखिए आपको इसी से पता चलेगा जिसका जियोग्राफिकल एरिया ज्यादा होगा इट मीन्स कि वो ज्यादा है। तो 16.6% है। वेस्टर्न घाट 4% है। डेक्कन प्लेटू 42% है आप टोटल जियोग्राफिकल एरिया का। और ये सबसे लार्जेस्ट बायोजियोग्राफिकल रीजन है। लार्जेस्ट क्या है? डेक्कन प्लेटू। एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन जो है वो 5.2% है। कोस्टल रीजन 2.5% है। एंड अंडमान एंड निकोबार 0.3% है। तो सबसे ज्यादा जो मैक्सिमम बायोजियोग्राफिकल रीजन कहाँ का है? डेक्कन प्लेटू का है। और मिनिमम कहाँ का है? वो है अंडमान एंड निकोबार का। तो मैक्सिमम जो है वो डेक्कन प्लेटू का है, ये है मैक्स। और मिनिमम है अंडमान एंड निकोबार का, ये जो है आपका ये है मिनिमम। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो। तो बस 2 से 3 दिन में फर्स्ट यूनिट हम ख़त्म कर देंगे। और चलिए आज के लिए यही विराम लेते हैं। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। और जब तक पढ़िएगा, आपको कोई कंफ्यूजन होगी या आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसके आंसर्स जरूर आपको दूंगी। और please do like, share and subscribe my channel, and thanks for watching and best of luck for your exams.